साथियों नमस्कार। साथियों, इलेक्शंस चल रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इलेक्शन पर भी कुछ वीडियोस डाला कीजिए, चीज़ों को कवर कीजिए, अलग अलग टॉपिक्स को। तो मैंने कहा कि भाई सभी टॉपिक्स को एक साथ लेकर के आते हैं और इलेक्शन की एक समरी बताएंगे कि अभी तक इलेक्शन में क्या क्या हुआ है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये एनालिसिस करना कि इलेक्शन किस दिशा में जा रहे हैं। दिशा का मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं। आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का हमारे देश में स्तर इतना नीचे गिर गया है कि जितना इतिहास में कभी नहीं हुआ। इससे पहले कभी भी इलेक्शंस होते थे तो इलेक्शंस में मुद्दे होते थे। करप्शन हो गया, एक मुद्दा था। बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, कभी एलिगेशंस हो गए, आरोप लग गए, वो भी एक मुद्दा होता था। ये सब इस देश में मुद्दे रहे हैं। तेल के दाम, प्याज के दाम, टमाटर के दाम, सब्जियों के दाम के बेसिस पर तो सरकारें गिर जाती थी, ऐसा सुनने में आता था। कभी किसी के साथ युद्ध हो गया तो वो भी एक मुद्दा बन जाता था। लेकिन आज हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास मुद्दे ही नहीं बचे और करते करते स्तर इतना नीचे ले आए हैं पॉलिटिक्स का कि हम और आप जब इसकी चर्चा करेंगे तो हमें भी शर्म आ जाएगी कि ये क्या चर्चा हम कर रहे हैं। इससे देश में भी कई चीजें एक्सपोज होती हैं। हम लोग कितने आज अंधकार में जी रहे हैं कि हमको कोई भी झूठ बोल देता है, कोई भी चीज गलत दिखा देता है और हम मान लेते हैं। आइए एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं केजरीवाल जी को नमस्कार करते हुए। खैर देखिए, इलेक्शंस जो चल रहे हैं 2024 के, इस इलेक्शंस में जो मुद्दा है वो कोई न तो करप्शन है, न महंगाई है, न बेरोजगारी है। बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है सरकारी नौकरियों के नाम पर। एक नैरेटिव तय किया गया कि भाई सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है, बाकी सब तो बेरोजगारी है। तो भाई उसका तो कोई इलाज है नहीं। न पेट्रोल के प्राइसेस मुद्दा है, न किसी के साथ हमारा वॉर हुआ या कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस जैसा, न वो मुद्दा है। कुछ भी मुद्दा नहीं है इस वक्त। मुद्दा सिर्फ एक है, मुद्दा है मोदी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत, देखो आपको ये लगेगा लेकिन सच में ये चुनाव मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कुछ लोग मोदी को लाना चाहते हैं, कुछ लोग किसी कीमत पर नहीं लाना चाहते। ये बात सिर्फ इतनी है। अब लाने वाले अपने तर्क दे रहे हैं, न लाने वाले या जो लोग चाहते हैं कि सत्ता में ना आए उनके अपने तर्क हैं। अब मोदी को जो रोकना है, रोकने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं। देखने में तो वो हमारा अपोजिशन है, चलिए साहब अपोजिशन को हम मान लेते हैं, लेकिन अपोजिशन अकेला नहीं है। अपोजिशन के साथ साथ आज वर्ल्ड ऑर्डर मोदी को गिराना चाहता है। वर्ल्ड में कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं जो इनको गिराना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि ये दोबारा सत्ता में आए। जिनमें से एक है डीप स्टेट्स। डीप स्टेट्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये ऐसी सत्ता, ऐसी पावर, ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली सरकार में नहीं होते, लेकिन बिजनेसमैन के रूप में, कहीं पर इन्फ्लुएंसर के रूप में, कहीं यूट्यूबर के रूप में, कहीं पत्रकार के रूप में, कहीं फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के रूप में ये रहते हैं और दूसरे देश की पॉलिटिक्स को या इंटरनल मैटर्स को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जैसे इनमें से एक नाम है जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस एक ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि भारत में स्टेबल सरकार कभी ना रहे, भारत के दुनिया के कई देशों में स्टेबल सरकार ना रहे। जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन इसीलिए इन्वेस्ट किए हैं ताकि ऐसे देशों में, हमारे जैसे देशों में स्टेबिलिटी ना आए। खैर वो एक अलग बात है। डीप स्टेट्स हैं। डीप स्टेट्स का ही एक, अगर मैं इसको खोल के रखूं तो इसमें कई लोग आ जाते हैं। कुछ इसमें बिजनेसमैन हैं जो नहीं चाहते कि मोदी दोबारा आए, कुछ इसमें पत्रकार हैं, ठीक है, पत्रकार हैं जो नहीं चाहते कि दोबारा आए, कुछ इसमें यूट्यूबर्स हैं और कुछ इसमें कम्युनिस्ट लोग हैं। ये सब आपके एक ही विचारधारा के। कम्युनिस्ट को ही दूसरा नाम दिया गया है लेफ्टिस्ट का। इस समय क्या है कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक हो गया है, क्योंकि अभी इन सब का जो दुश्मन है वो एक है, वो ये है। तो इसे सब एक हैं और कहीं ना कहीं ये भी इनके साथ है, वरना इनमें भी आपस में लड़ाई होती रहती है। तो सब मिलके लगे हुए हैं कि ये बंदा दोबारा सत्ता में ना आए। अब इस व्यक्ति को रोकने के लिए क्या किया जाए? रोकने के लिए भाई सबसे पहले इश्यूज लेकर के आओ। इश्यूज कोई काम कर नहीं रहा, जैसे कि मैंने बताया, इश्यूज में ही फेल हो गए। तो क्या किया जाए? नैरेटिव सेट किया जाए। आप लोग कई बार मेरे से कहते हैं कि नैरेटिव क्या होता है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, आप बताएं। नैरेटिव या इसे प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। तो प्रोपेगेंडा कैसे सेट किया जाता है? कोई भी एक ऐसी खबर चला दो, कोई भी एक ऐसी बात चला दो जिस पर लोग एकदम से आकर्षित हो जाएं और उस बात में मैनिपुलेशंस ऐसे करो, चीजों को ऐसे पेश करो कि लोगों को लगे कि सब नेगेटिव ही नेगेटिव हो रहा है। हर चीज को नेगेटिवली पेश कर दो। तो इस बार जो इलेक्शंस हैं उनमें इसका खेल है,
इससे पहले जो इलेक्शंस होते थे उनमें इसका खेल होता था। 2019 के इलेक्शन याद करिए, उस समय मुद्दा यह था कि मोदी को वापस लेकर के आना है, क्योंकि भाई पाकिस्तान को जवाब दिया है और हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार रहे जो जवाब दे। लोगों को ये उम्मीद थी 370 हटेगी कभी ना कभी, राम मंदिर बनेगा कभी ना कभी, हमारे देश की इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, ये सब मुद्दे थे। अब क्या है, राम मंदिर बन गया है, 370 हट गई है, यूसीसी आ ही रहा है, धीरे धीरे 2-3 स्टेट्स में आ ही गया है, आगे आ ही जाएगा, सीए लागू हो ही गया है, कहीं ना कहीं पूरे देश में भी लागू हो जाएगा। तो लोगों को लग रहा है कि मुद्दा कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से इस बात को उठाया जाए। 2019 में तो कुछ लोगों ने उठाया भी था कि ये लोग जुमला बोलते हैं, राम मंदिर ले आएंगे, 370 हटा देंगे। एक है यूट्यूबर जर्मनी वाला, उसने बोला था, काफी उसका वायरल हो रहा है, खुद की बेइज्जती करा रहा है वो। तो उस समय लोग ऐसे बोल भी लेते थे, अब तो वो भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या बोले। तो इस बार दूसरा सहारा लिया नैरेटिव्स का। नैरेटिव क्या चलाना है, नैरेटिव में एक बहुत बड़ा जो चंक है, बहुत बड़े जो एक ग्रुप है, वो इस चीज में लगा हुआ है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाओ, फॉल्स इंफॉर्मेशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या फ्रैक्चर्ड इंफॉर्मेशन, या तो आधी अधूरी, या बोल कुछ रहे हो निकल कुछ और रहा है मतलब, या बिल्कुल ही गलत न्यूज चला दो। इसमें पूरा का पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। इसमें इनके कुछ हथियार भी थे, कुछ इनके लोग भी थे जो इनका ये काम करते थे। इन सब काम में जरूरत पड़ेगी कुछ लोगों की, जिनमें से कुछ लीडर्स होंगे, पॉलिटिकल लीडर जिन्हें कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी कुछ इन्फ्लुएंसर्स की, इन्फ्लुएंसर्स में आपके यूट्यूबर्स आ गए, और इसमें आपको जरूरत पड़ेगी कुछ पत्रकारों की, जिन्हें क्या बोलेंगे, न्यूज रिपोर्टर्स हो गए, इन सब की। और आजकल तो टेक्नोलॉजी चल रही है, तो टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। इनको इन सब चीजों की जरूरत थी, प्लस पैसे की तो पड़ेगी पड़ेगी, जो रुपीज है उसकी तो पड़ेगी पड़ेगी, मनी की। अब आप बात समझ गए, मैं पूरी एक कहानी बना रहा हूं, फिर बताऊंगा कैसी चीजें काम कर रही हैं। तो इलेक्शन हराने के लिए जब ये काम नहीं कर रहा तो ये करो, और ये कैसे होगा, ऐसे होगा, ये कैसे होगा, ये पूरी सेना है जो इस काम को करेगी। अब देखो साहब, ये सेना कैसे धीरे धीरे ध्वस्त की गई मोदी और अमित शाह द्वारा, मैं इस पर चर्चा करूंगा। आप कहेंगे साहब इन्हीं की चर्चा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो हुआ है वो चर्चा करनी पड़ेगी। अगर किसी ए ने किसी बी को मार दिया, और मैं कह रहा हूं कि भाई ए ने बी को मार दिया, देख लो, आप कहोगे आप तो एक पक्ष ले रहे हो या विपक्ष ले रहे हो, तो भाई चर्चा है तो है, कोई ए का सहारा लेगा, कोई बी का सहारा लेगा, हमें उससे क्या मतलब है। खैर, तो अब ये पूरा जो नैरेटिव तय किया गया था, इसमें कहानी ये गढ़ी गई थी कि भाई सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे हम अलग अलग नैरेटिव्स को आगे उठाएंगे। आगे उठाने में एक बहुत बड़ा जो हमारा रोल प्ले करेंगे वो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स करेंगे, रिपोर्टर्स, और इन सब ये लोग तो करेंगे करेंगे, लेकिन उसमें एक हमें आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। आंदोलन, पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि चीजें लाइमलाइट में रहे। आंदोलन का सहारा लिया गया। आंदोलन में अगर आपको याद हो तो 1-2 साल पहले भी एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन, लेकिन वो बाद में फ्लॉप तो नहीं कहेंगे, उतना ज्यादा रेलेवेंट हुआ नहीं जितना वो चाह रहे थे, क्योंकि चुनाव नहीं था उस टाइम। उसके बाद इन्होंने एक आंदोलन करवाया था सीए, लंबे समय तक चलता रहा। सीए में फिर ये हुआ कि भाई कोरोना आ गया तो बात खत्म हो गई। अब आप देखो दोगलापन, सीए जब चल रहा था तो हमारे यहाँ पर एक भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया था, हमारे लोग सीए पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको याद हो शाहीन बाग में, तो सीए पर किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। वहीं यूएसए में कुछ लोग फिलिस्तीन के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो यूएसए ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो यूएसए हमको ज्ञान देता था कि आपके यहाँ पर सीए पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इन्हें करने देना, इनको नुकसान मत पहुंचाना, ये लोग को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। हमने कहा ठीक है करते रहो। अब जब उसके यहाँ हो रहा है तो जेल में पहुंचा रहा है, दोगलापन यूएस का। खैर, तो उन्होंने सीए का सहारा लिया। उसके बाद ये खालिस्तान को ले आए, खालिस्तान को इन्होंने आगे प्रमोट किया, और खालिस्तान के ही आड़ में आगे जाकर के किसान आंदोलन पार्ट 2 ले आए। और अभी तो मणिपुर में भी काम करवाया, लद्दाख में करवाया, मणिपुर, लद्दाख, खालिस्तान, सीए, किसान, ये सारे के सारे जो है एक कतार में इन्होंने स्टार्ट किए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और देश के अलग अलग कोनों में किए। आप ध्यान से देखना, जम्मू कश्मीर वाला तो इनका मामला फ्लॉप हो गया, 370 हटते ही। तो करें क्या, कैसे अनरेस्ट क्रिएट करें। अनरेस्ट क्रिएट ऐसे होगा, और यहीं से मुद्दे निकलेंगे, ये लोग बैठे हुए फैलाने के लिए। चुनाव नजदीक आया था तो सबसे पहले चुनाव में भी आपको पता हो जो घटना चुनाव के नजदीक में सबसे पहले हुई है वो हुई है किसान आंदोलन पार्ट 2, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, जबकि इसमें कोई किसान जैसे लोग थे ही नहीं।
ज्यादातर खालिस्तानी थे, और इनको पीछे से पॉलिटिकल पार्टी जो सपोर्ट दे रही थी या जो लीडर दे रहा था वो था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को ईडी लंबे समय से समन भेज रही है कि लाला आ जाओ, तुमसे पूछताछ कर लेंगे, लेकिन केजरीवाल जा नहीं रहा था। केजरीवाल इस चक्कर में था कि चुनाव के नजदीक जाकर के जेल में जाऊंगा, जिससे कि मैं लोगों के सेंटिमेंट्स को जीत सकूं, इमोशंस को जीत सकूं, और बोल दूंगा मोदी मेरे से डर गया, देखो मेरे को जेल में भेज दिया। और वही उसने किया, लेकिन पब्लिक उसके साथ ही नहीं आई, क्योंकि पब्लिक जानती है दिल्ली में क्या हो रहा है। एक के साथ एक शराब फ्री दी जा रही थी, पब्लिक तो खुद देख रही थी कैसे शराब घोटाला बड़े स्तर पर इन्होंने किया है। तो इनका पहला जो एक तरीके से प्यादा था वो था अरविंद केजरीवाल, जो ये सब कर रहे हैं। नैरेटिव फैलाने का जो काम था वो अरविंद केजरीवाल था। इनको लगा कि अरविंद केजरीवाल के जरिए हम एक नैरेटिव सेट करेंगे कि देखो विपक्ष को कैसे कुचला जा रहा है। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुआ, तो जर्मनी ने प्रतिक्रिया दी, फिर यूएस ने प्रतिक्रिया दी, फिर यूएन ने प्रतिक्रिया दी, और जब लगा कि 3-4 सुनवाई हो गई, कोर्ट इसको जमानत नहीं दे रही है, कोर्ट कह रही है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत है, हम तुम्हें जमानत नहीं दे सकते, तब इन्होंने अपना रामबाण इस्तेमाल किया। और इनका रामबाण कौन था? देखो मैंने क्या कहा, पहले ये आएंगे, अगर ये फ्लॉप हुए तो पीछे ये खड़े हुए हैं, साथ में ये खड़े हुए हैं, उसके बाद देखेंगे टेक्नोलॉजी क्या करेगी। तो जैसे केजरीवाल का बार बार जमानत की अर्जियां निरस्त हो रही थी कोर्ट के द्वारा, तो इनका जो ट्रम्प कार्ड था इन्होंने वो खेल दिया। इनकी पार्टी का एक मेंबर है जो जर्मनी में बैठ करके वीडियोस बनाता है, अभी इंडिया आया हुआ है, उसने एक वीडियो बनाना स्टार्ट किया। पहला उसका वीडियो आया डिक्टेटरशिप पर, मोदी तो तानाशाह है, ओ हो नैरेटिव। अगर तानाशाह जानना है तो एक बार बंगाल चले जाओ और वहां जाकर के रिपोर्टिंग करो या यूट्यूब के वीडियोस बनाओ और ममता बनर्जी के खिलाफ बोलो, फिर पता चल जाएगा डिक्टेटरशिप होती क्या है। तो उसने डिक्टेटरशिप पर वीडियो बनाया, उससे एक माहौल सेट हो गया देश में, एक बड़ी जनसंख्या थी, सबको लगा कि हाँ बात तो सही है। अब उसका काम है यूट्यूबर का झूठ बोलना, चीजें आदि पेश करना, जनता कौन सी बैठ के सर्च कर रही है, नैरेटिव सेट, प्लेटफॉर्म तय। ऐसे में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि उसमें आर्टिकल हमारा फंडामेंटल राइट का वो ब्रीच हो रहा था। हमको ये अधिकार है कि किस कंपनी में हम पैसा दे रहे हैं, वो कंपनी किसको कितना चंदा दे रही है, हमें जानने का अधिकार है। तो वो जानने का अधिकार हमारा उसमें ध्वस्त हो रहा था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस बात का मुद्दा बनाया और यूट्यूबर ने एक दूसरा वीडियो रिलीज किया, स्कैम, इलेक्टोरल बॉन्ड इज द बिगेस्ट स्कैम। उसमें भी आधे अधूरे तथ्य बताए थे। उसने तथ्य बताए थे 2019 से 2023 तक के, जबकि अगर 2018 के तथ्य देखेगा तो कहानी बिल्कुल ही पलट जाएगी, वो उसने नहीं बताया। ठीक, तो मैंने आपसे क्या कहा, पहला प्यादा ये, इसको कवर दिया इसने, और इसके जो व्यूज बढ़ रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, सब फेक होते हैं, क्योंकि पीछे जो टीम लगी हुई है, जो इंटरनेशनल पूरा इनका समुदाय लगा हुआ है, वो इनके वीडियो पे व्यूज लाना जानता है, बॉट के जरिए आते हैं वो। क्योंकि जिस हिसाब से इसके व्यूज आ जाते हैं 1-2 घंटे में, उस हिसाब से तो इसे देश में ट्रेंड करना चाहिए, लेकिन यूट्यूब पे कभी भी ट्रेंड करता हुआ नहीं देखा गया। क्वेश्चन मार्क लगता है ना। तो ये यहां पर अब ये चल ही रहा था कि पीछे से बैकिंग दी इन लोगों ने, रिपोर्टर्स ने बैकिंग कैसे दी है आपको मैं दिखाता हूं। देखिए चाचा जान, ये रहे चाचा जान का आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है। चाचा जान हर उस चीज पर वीडियो बनाते हैं जो मोदी के खिलाफ है। देखिए, कोविशील्ड का साइड इफेक्ट, इंदौर में हो गया सूरत कांड, भारत का सबसे बड़ा, ये देखिए, देख रहे हैं अमेठी में राहुल, अभी राहुल गांधी का पर्चा दाखिल नहीं हुआ अमेठी में। राहुल गांधी शायद लग रहा है कि लड़ेंगे नहीं चुनाव, लेकिन इनको लड़वाना है। ठीक है, हर चीज में मतलब वही। अभी आजकल कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं, बीच में इन्होंने एकदम आम आदमी पार्टी का गुणगान किया था अच्छे तरीके से, लगातार वीडियोस पे वीडियो, संजय सिंह पर, सभी लोगों पर। तो ये देखो केजरीवाल को नहीं मिली बेल, वही चीजें ले दे के लगे, उनका नैरेटिव सेट है ये सिद्ध करना कि केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही, मोदी बेल नहीं दे रहे, और ईडी मोदी के इशारे पर काम कर रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक मजे की बात। चलिए साहब, इनका काम चलता रहा, ये रहे रिपोर्टर। उसके बाद जब चुनाव स्टार्ट हो गए इस बीच, तो चुनावों में पहले चरण में मतदान कम हुआ, उसकी एक अफवाह उड़ाई गई कि भाई लोग इस बार वोट नहीं दे रहे बीजेपी को, लोग वोट देना ही नहीं चाहते, लोगों को बीजेपी से भरोसा उठ गया। कई ऐसे पत्रकार हैं, एक हैं योगेंद्र यादव, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मैं वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। योगेंद्र यादव के चुनाव एनालिसिस देख लेना,
उनके अनुसार बीजेपी की सीटें 225 के आसपास आएंगी। इन्होंने 2022 में कहा था कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 2019 में कहा था कि बीजेपी तो 200 से भी कम पे आएगी। हमेशा एक नैरेटिव सेट करते हैं ताकि इनके दर्शकों को ये लगे कि अरे बीजेपी तो आई नहीं रही, छोड़ो क्या करना वोट देके। ये पेड पत्रकार होते हैं। अजीत अंजुम एक पत्रकार है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, अजीत अंजुम, देखिए ये एक पत्रकार है, इनका काम यही है कि कैसे भी सिद्ध कर देना कि मोदी तो नहीं आ रहा। देखो इनका नैरेटिव देखना, न घर मिला न शौचालय, क्यों बोलूं मोदी सरकार बढ़िया है, अमेठी के एक गरीब मजदूर का दर्द। अमेठी में अगर घर नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला तो जिम्मेदार स्मृति ईरानी है, ऐसा इनका कहना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से अमेठी में सीट बनी है तब से वहां कांग्रेस की पार्टी ही जीत रही है, ये गांधी परिवार ही जीत रहा है हमेशा। और आज भी अगर वहां पर शौचालय और नहीं है, घर नहीं है, तो जिम्मेदार कौन? स्मृति ईरानी। पहली बात तो ऐसा नहीं है, ये जानबूझ करके ऐसे लोगों में गया, जो कांग्रेस के लोग थे जानबूझ के ये बातें बुलवाई गई हैं, वीडियो देख लेंगे पता चल जाएगा। लेकिन कैसे भी सिद्ध करना कि स्मृति ईरानी तो बेकार है। अगला देखें, अमेठी पर राहुल का फाइनल फैसला आने वाला है, 4 घंटे पहले की बात है, ठीक है। देखो, मैं था मोदी समर्थक लेकिन अब नहीं, अमेठी के एक किसान की ऐसी व्यथा। ये अमेठी में डेरा डाल के बैठ गए, जबकि अमेठी से अब ये फाइनल नहीं हुआ है कि राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लास्ट डेट 3 मई है, परसों लास्ट डेट है पर्चा दाखिल करने की। राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव हार गए थे, इसलिए तुरंत भाग के गए वायनाड, जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, वहां से चुनाव जीता। इस बार भी वायनाड में इलेक्शन हो चुका है, राहुल गांधी वहां पर करे आए हैं अपने इलेक्शन का काम। अब ये डर है राहुल गांधी को कि चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, अगर लड़ा तो फिर हार जाऊंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, नहीं लड़ा तो मोदी इसको भुना लेंगे कि अरे देखो मैदान छोड़ के भाग गए। लेकिन ये बाबू चाहते हैं कि यहां से राहुल गांधी लड़े और जीते, इसके लिए पूरी फील्डिंग सेट कर रहे हैं अजीत अंजुम। स्कैंडल के बारे में जानते थे मोदी शाह, ये देख रहे हैं। अमेठी में धरने पर बैठे कांग्रेसी, राहुल के नो की आशंका, राहुल के नाम पर अटकी कांग्रेस, अमेठी में स्मृति को कौन देगी टक्कर। देखो सेम चीज चल रही है इनके लिए, ठीक है। देखिए मोदी की गिनाई परेशानियां ले देके अमेठी में ये डेरा डाल के बैठ गए, वीडियो पे वीडियो वीडियो पे वीडियो ला रहे हैं। इसे कहते हैं नैरेटिव सेट करना। 5 साल हुए सिर्फ वहां पर स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया है। 2014 से 2019 के बीच जब स्मृति ईरानी हार गई थी तब भी वहां जाती थी। राहुल गांधी तो अमेठी गए भी नहीं होंगे पिछले 10 साल में, एक आध बार गए हो तो गए हो, चुनाव के टाइम पे वैसे नहीं गए होंगे। लेकिन इनको जितवाना है चुनाव। दीज आर कॉल्ड गोदी मीडिया। गोदी मतलब जो किसी की गोद में बैठे हो। ये बैठे हुए ऐसे पत्रकार लोग कांग्रेस की गोद में, क्योंकि वो इनको दाना पानी देते थे, इनको सुविधाएं देते थे, हर तरह का ऐश और आराम देते थे, जो इनको बीजेपी की सरकार में नहीं मिल रहा। तो चिड़ा हुआ आदमी कहां जाए, यहां जाएगा। खैर लाला का तो मैं आपको बता चुका हूं कि लाला तो जो है बिल्कुल उसमें है तीव्रता पे, ब्रेन वॉश, नो जॉब्स, एक्सपोजे, स्कैम, डिक्टेटर, वही चीज चल रही है। ये एक खेल है कि कैसे भी लास्ट मोमेंट पर वोटर के दिमाग को घुमा दो। अगर एक दिन पहले भी वोटर बदल जाता है अपने माइंड से और मोदी की जगह किसी और को वोट दिया है तब भी अच्छा है। ये इनका प्लान है। तो घटिया लेवल की पॉलिटिक्स यहां तक तो चल ही रही है। हद तब हो गई जब इस पॉलिटिक्स को इतना बढ़ा दिया गया कि फर्जी वीडियो चलाने लग गए ये लोग। अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो बना दिया गया जिसमें एक फर्जी वीडियो था। अमित शाह ये कह रहे हैं कि मैं आऊंगा सत्ता में, बीजेपी आएगी तो रिजर्वेशन हटा देगी, जबकि मोदी जी ने पहले कहा था कि रिजर्वेशन तो किसी कीमत पर नहीं हट सकता, कोई भी आ जाए। और ये फर्जी वीडियो था। कांग्रेस के बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों ने, बड़े बड़े लोगों ने वीडियो को वायरल कर दिया सब जगह कि जनता को कैसे भी डरा दो रिजर्वेशन के नाम पे, मोदी के कुछ तो वोट कम होंगे। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स का लोएस्ट लेवल। सोचिए। हालांकि कुछ चीजें हैं जो उठाई जानी चाहिए, जैसे देवगौड़ा के जो ग्रैंडसन हैं वो रेप केस में या किसी सीडी के मामले में फंस गए हैं। आपत्तिजनक सीडी इनकी मिली है और इस समय देश से फरार हैं, जो कि गलत है। और इनके खिलाफ केस हो चुका है और एक्शन लिए जा रहे हैं, नो डाउट। पर जो किया है इन्होंने, अगर किया है तो वो गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी इस पर भी ये कह रही है कि मोदी इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। कर्नाटक का मामला, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, उन्हीं के अंडर में पुलिस आती है, एक्शन आपको लेना है कि मोदी को लेना है। खैर चलिए, ये एक जेन्युइन न्यूज है, मैं इसको मानता हूं, ये सही है, होना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया भी लगा हुआ है, इंटरनेशनल लोग भी लगे हुए हैं। एक खबर आई, कल की बात है, कि जो एस्ट्राजेनेका है, जिन्होंने कोविशील्ड बनाई है, कोविशील्ड वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिससे खून का थक्का जम सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये लाखों लोगों में से किसी एक को हो सकता है। इस बात को पेश किया गया बड़ा चढ़ा करके, क्योंकि इस कोविशील्ड में भारत का भी हाथ है।
दो वैक्सीन है जिसमें भारत का हाथ है, एक तो कोवैक्सीन जो पूरी तरह से भारत की है, कोविशील्ड भारत और यूके दोनों ने मिलकर बनाई है। इसको पहले मान्यता दी गई थी हमारे देश में और लोगों ने लगवाई इसको ज़्यादातर। तो जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते उनके तो मजे आ गए, आहा कुछ तो मिल गया, तो वो इसको प्रोपोगेट किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। और जब मोदी जी इसको बाहर भेज रहे थे वैक्सीनों को 2021 में, तब क्या कह रहे थे, बाहर भेजने की जरूरत क्या है, पहले हम लोगों को दो, पहले हम लोगों को दो। अब कह रहे हैं कि देखो क्या कर दिया, देखो क्या कर दिया। ब्रिटेन में इस बात को जानबूझ के चलाया है एस्ट्राजेनेका द्वारा, पैसे मिले होंगे डीप स्टेट से। लेकिन हैरानी इस बात की होगी कि आप कोई भी दवाई खा लो, नॉर्मल सी दवाई भी खाओगे तो हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। जितना साइड इफेक्ट ये वैक्सीन कर रही है, उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट तो रोटी कर देती है आप जो खाते हैं। उसके कितने साइड इफेक्ट है, हम नेट पर सर्च कर लेना। उससे डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां रोटी कर सकती है अगर दिन में आप 4-5 रोटी खा लेते हैं तो। लेकिन खैर, अब हम ये नहीं कह रहे कि नहीं खानी चाहिए, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन इस नेगेटिव को ज़्यादा दिखाया जा रहा है। कोरोना किसी को हो जाता तो कोरोना में 100 में से चांसेस थे कि करीब करीब 5 लोग मर सकते हैं, 100 में से 5 लोग। और ये वैक्सीन लगाने के बाद चांसेस हैं कि भाई लाखों में से कोई एक आध आदमी होगा जिसका खून का थक्का जम सकता है, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। तो भाई इस परसेंटेज को इतना कम किया वैक्सीन का, उस चीज़ को क्रेडिट नहीं जाता क्या? लेकिन इस चीज़ को चलाया जा रहा है कैसे भी मोदी बदनाम हो। यूएस में खबरें छापी गई कि मोदी ने या पीएमओ ने मिलकर के बाहर में अननोन मैन द्वारा टेररिस्टों को या लोगों को मरवाया है, ताकि इससे इंडिया में मोदी की इमेज खराब हो, जबकि ये बैकफायर कर गया उनको। आपने देखा होगा, खबरें छपी हैं। इससे तो मोदी को और ज़्यादा वाहवाही मिल रही है। तो इस चीज़ में भी ये लोग लगे हुए हैं। चलिए साहब, उसके बाद कांग्रेस इस हद तक नीचे गिर गई कि उसने रिजर्वेशन को तो इतना बड़ा मुद्दा बनाया है कि कैसे भी रिजर्वेशन के बहाने हमको सीट मिल जाए, बस हम जीत जाएं। तो कर्नाटक में ओबीसी लोगों के रिजर्वेशन का कोटा छीन करके पूरे के पूरे मुसलमानों को दे दिया, सभी मुसलमानों को। चाहे मुसलमान अमीर हो गरीब हो, मुसलमानों में बहुत जातियां होती हैं, वहां जाति नहीं देखी गई, वहां सबको दे दिया, मुसलमान खुश रहने चाहिए। ऐसे ही राहुल गांधी ने कहा था कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनसे वेल्थ लेकर के जमीन जायदाद जेवर सब चीजें पूछेंगे कितनी है कितनी नहीं है, उस हिसाब से कुछ सेक्शन उनसे लेंगे और बाकी लोगों में बांट देंगे जो पिछड़े लोग हैं। और इनके हिसाब से जो पिछड़े माइनॉरिटीज हैं मुसलमान हैं। आप देखिए पॉलिटिक्स कितने कितने नीचे गिर गई है। रिजर्वेशन का फर्जी मुद्दा उठा दिया, मुसलमानों को कैसे भी इंप्रेस करना है, चाहे उन्हें रिजर्वेशन दो, चाहे ये कहो कि हम सत्ता में आए तो उन लोगों से पैसा लेके आपको दे देंगे। फिर राहुल गांधी की जब इस बात पे विवाद छिड़ा तो राहुल गांधी पलट गए, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, जबकि सब वीडियो में है। इन्हीं के एक अंकल हैं सैम, अंकल सैम, ये यूएस में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के ये आदमी हैं। इन्होंने कहा कि भाई इनहेरिटेंस टैक्स आना चाहिए। अगर आपको आपके पिता की संपत्ति मिलती है, मान लो 100 रुपए की संपत्ति है, तो उसमें से 55 रुपए सरकार ले लेगी, आपको 45 रुपए ही मिलेंगे। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। बताइए, इस पर बवाल हो गया। ये लोग कैसे भी मुसलमानों को खुश रखो। पॉलिटिक्स आज उस स्तर पे आ गई, लोग खुल के बोल रहे हैं यार कि हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, दे दिया कर्नाटक में, देखो हम वहां से पैसा लेके आपको दे देंगे। राहुल गांधी ने कह दिया हर युवा को हर साल 1-1 लाख रुपया दे देंगे। कहां से लाओगे ये 3 लाख? ये तो नहीं कह रहे हैं कि आपको सक्षम बनाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आप 4 पैसे खुद कमाओ। जैसे मनरेगा लेकर के आए थे, आज गड्ढा खुदवाया, कल गड्ढा भरवा दिया, इस बात के 400 रुपये दे दिए। इससे अच्छा सड़कें बनवा लेते गाँव में, उसी युवा से गाँव का विकास करवा लेते, वो तो आप करवा नहीं पाए। आपका अजीत अंजुम जाकर के कह रहा है कि अमेठी में टॉयलेट नहीं बने, तो टॉयलेट नहीं बने तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? खैर, ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो एक झूठ और चलाया गया कि बीजेपी की 400 सीट आ जाएंगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता तो बीजेपी 10 साल से फुल मेजोरिटी में थी, तब भी बदल सकती थी। 400 आने से कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, ऐसा नहीं है। झूठ, झूठ, दिस इज कॉल्ड नरेटिव, दिस इज कॉल्ड नरेटिव, दिस इज झूठ, ये है। तो कहने का मतलब है कि आज ये लोग उस पॉइंट पर आ गए हैं कि फेक वीडियो बनाओ और फॉल्स इंफॉर्मेशन दो, रिजर्वेशन के नाम पर लोगों को इंप्रेस करो, मुस्लिम्स को इंप्रेस करने में सब कुछ कर डालो और सब कुछ खुलेआम करो और फिर पलट जाओ, पलट जाओ। बताइए, मतलब जनता को बेवकूफ समझते हैं, जनता तो कुछ नहीं जानती, हम पलट जाएंगे क्या हो गया। और एआई का सहारा ले रहे हैं, डीफेक क्या एआई, मैंने लास्ट पॉइंट क्या बताया था, टेक्नोलॉजी। रिपोर्टर्स तो हैं ही, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एआई के जरिए उन्होंने डीफेक बना लिया। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ अ कॉन्टेस्ट, यही मुझे बताना है आपको।
और आप कहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज क्यों गिर रहा है? वोटिंग परसेंटेज इसलिए गिर रहा है क्योंकि विपक्ष के लोग की जो समर्थक हैं वो वोट डालने जा ही नहीं रहे। अखिलेश यादव ने रैलियां ही नहीं करी हैं। यूपी में आप देख लो, इससे ज़्यादा मोदी और अमित शाह की रैली हो गई बहुत ज़्यादा। कोई विपक्षी नेता आ ही नहीं रहा जमीन पर रैली करने के लिए, सबको मालूम है जीतेगा तो मोदी ही। तो सामने वाला जब आएगा ही नहीं तो उसके वोटर क्यों आएंगे निकल के? इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम है। और दूसरी बात, इन झूठों का भी, जो झूठ इतने बोलेगा इनका ही फर्क पड़ा है, नो डाउट। इस पर कोई कवरेज नहीं करेगा। तो मेरा मानना है आप हर चीज़ को गूगल पे वेरीफाई करें। और ये जो पत्रकार लोग जो कह रहे हैं ना, जो भी बातें बोल रहे हैं, इनके वीडियो सुनो, अच्छे से नोट कर लेना कहीं पे, और 4 जून के बाद देखना कैसे पलटेंगे ये। उसमें बोलेंगे कि ईवीएम खराब है। ईवीएम का एक नया नाटक है। अगर ईवीएम खराब है तो तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो? भाई मैं आपसे कहूँ, जो एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, उस एग्जाम में तो हर सीट जो है पैसों पे बिकती है। आप कितनी मेहनत कर लो, पैसा जो देगा उसी का होगा। तो क्या एग्जाम में बैठोगे? नहीं बैठोगे। तो ईवीएम खराब है तो बैठ क्यों रहे हो? और अगर ईवीएम खराब है तो दिल्ली में केजरीवाल 2 बार कैसे जीत गया, ममता बनर्जी वहाँ कैसे जीत गई, पंजाब में सरकार कैसे बन गई, दक्षिण में तमिलनाडु में कैसे सरकार बन गई, केरल में कैसे सरकार बन गई अपोजिशन की, कर्नाटक में कैसे बन गई कांग्रेस की, हिमाचल में कैसे बन गई कांग्रेस की? अब खराब नहीं है ईवीएम। ये जनता को बेवकूफ़ समझते। यही मेरा आपसे कहना है। अगले वीडियो में फिर आऊँगा अपडेट्स के साथ, जब 3 4 5 अपडेट्स हो जाएंगी, इकट्ठी न्यूज़ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।